हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको प्रांतीय राज्यों के बारे में, कश्मीर के बारे में बताया। उसके बाद बंगाल में किस प्रकार से शासन की स्थापना होती है उसके बारे में बताया। बंगाल में शासन के अंतर्गत मैंने आपको बताया राजा गणेश किस प्रकार से 1415 में बंगाल की गद्दी प्राप्त करने में सफल होते हैं। और राजा गणेश ये खुलना सही मायने राजा गणेश ये राजशाही जो आज बांग्लादेश में है वहाँ के राजा थे और इन्होंने बंगाल की गद्दी को प्राप्त किया। हम देखते हैं जब राजा गणेश बनते हैं तो इनके समय में क्या होता है कि जो उलेमा थे बंगाल का उलेमा वर्ग और बंगाल का मुस्लिम विद्वान वर्ग जो भी था, उन्हें ये स्वीकार नहीं था कि बंगाल की गद्दी पर कोई हिंदू शासक बैठे। इसलिए उन्होंने क्या किया, राजा गणेश का विरोध किया। और राजा गणेश के विरोध में बंगाल के पड़ोसी शासक जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी को बंगाल पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जौनपुर का जो शासक होता है इब्राहिम शाह सरकी, वो बंगाल पर आक्रमण करता है। और इस आक्रमण के अंतर्गत चूंकि बंगाल में भी बहुत से वर्ग की माने जिसमें उलेमा वर्ग, सूफी वर्ग भी शामिल था, जो राजा गणेश का विरोध करता है और हुसैन शाह सरकी का समर्थन करता है, इब्राहिम शाह सरकी का। और ऐसी स्थिति में राजा गणेश पराजित होते हैं और पराजय के बाद संधि करने को बाध्य होते हैं। और इसमें सूफी संतों के द्वारा मध्यस्थता की जाती है और उसी के तहत ये किया जाता है कि राजा गणेश के पुत्र को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाएगा और उसे ही बंगाल की गद्दी पर बैठाया जाएगा। ऐसी स्थिति में राजा गणेश को इस बात के लिए बाध्य किया जाता है। हम देखते हैं कि राजा गणेश अपने पुत्र को इस्लाम में कन्वर्ट करवाने के बाद भी वास्तव में वो शासक के रूप में कार्य करते रहते हैं। जब राजा गणेश की 1418 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर उनका पुत्र यदुसेन, जिसे इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से बंगाल की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद हम देखते हैं शमसुद्दीन अहमद शाह, उसका जो पुत्र है, वो बंगाल की गद्दी पर बैठता है। और ये शासक वास्तव में इन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया, सभी को तमाम सैन्य और प्रशासनिक पद प्रदान किए हैं। लेकिन अब बाद में देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद शाह के द्वारा सत्ता होती है। और ये सही मायने में होता क्या है, हाजी इलियास का पौत्र, माने इलियास शाही वंश की पुनर्स्थापना फिर से हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये शासक होता है, इसके बाद रुकनुद्दीन बारबक शाह शासक बनता है। रुकनुद्दीन बारबक शाह जब शासक बनता है तो इसके समय में बहुत से काम हुए हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ है, बंगाल के राज्य का विस्तार हुआ है। पश्चिम में हम देखते हैं बंगाल के राज्य का विस्तार बिहार तक होता है और पूर्णिया तक सीमाएं पहुंच जाती हैं। इसी तरह से पूर्वी क्षेत्र में भी विस्तार होता है और पूर्वी क्षेत्र में भी सही मायने में जो आज का आधुनिक बांग्लादेश है, माने खुलना तक इसके राज्य का विस्तार हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, बंगाली साहित्य को इसने संरक्षण प्रदान किया है। मालधर बसु को गुणराज खां की उपाधि प्रदान की है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, मालधर बसु को गुणराज खां की उपाधि प्रदान की। मालधर बसु ये कौन थे, श्री कृष्ण विजय जो ग्रंथ लिखा है इन्होंने, उसके ये रचयिता हैं श्री कृष्ण विजय के, माने काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा कृतिवास द्वारा रामायण का बंगाली में अनुवाद किया जाता है इन्हीं बारबक शाह के समय में। इसके बाद हम देखते हैं बारबक शाह 1459 से लेके 1474 तक शासक रहते हैं। उसके बाद बारबक शाह के बाद हम देखते हैं कि बारबक शाह का पुत्र शमसुद्दीन यूसुफ शाह शासक बनता है। और इसके समय में क्या होता है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये 22 दरवाज़ा मस्जिद का उसने निर्माण करवाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जलालुद्दीन
फतेह शाह शासक बनता है, जो इलियास शाही वंश का अंतिम शासक होता है। इसके बाद क्या होता है, उसका जो सुल्तान शहजादा एक हिजड़ा होता है, उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस तरह से बंगाल में हम देखते हैं कि एक अव्यवस्था का वातावरण कायम होता है। इसी अव्यवस्था के वातावरण के अंतर्गत हम देखते हैं सैफुद्दीन फिरोज, जो एक अफ्रीकी अधिकारी था, मतलब मलिक अंदील जिसका नाम था, सैफुद्दीन फिरोज के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शमसुद्दीन मुजफ्फर के द्वारा सत्ता प्राप्त की जाती है, तमाम हिंदू और मुसलमान कुलीनों का वो दमन करता है। लेकिन अंततः ऐसी अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए सैयद हुसैन द्वारा अलाउद्दीन हुसैन के नाम से गद्दी प्राप्त की जाती है और ये हुसैनी वंश का संस्थापक होता है। वास्तव में ये बंगाल का सर्वाधिक लोकप्रिय शासक था, हिंदुओं में भी ये अत्यधिक लोकप्रिय था और इसकी लोकप्रियता के कारण ही हिंदुओं ने इसे कृष्णावतार बताया है, कृष्ण का अवतार की उपाधि प्रदान की है। नृपति तिलक भी कहा गया है इसे। और इसके समय में महत्वपूर्ण क्या होता है, हुसैन शाह सरकी लोधियों से पराजित होकर ये बंगाल की ओर पलायन करता है और हुसैन शाह सरकी को अलाउद्दीन हुसैन के द्वारा शरण प्रदान की जाती है। और इसके समय में एक सत्यपीर आंदोलन का इसने संचालन किया है। सत्यपीर आंदोलन क्या था, ये एक सूफी आंदोलन था। इसके बारे में जब हम सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको सत्यपीर आंदोलन के बारे में विस्तार से बताएंगे। और इसने क्या किया है, इसके समय में छोटा सोना मस्जिद का निर्माण हुआ है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, छोटा सोना मस्जिद कहाँ है, तो ये बंगाल में है। किसने निर्माण करवाया, अलाउद्दीन हुसैन के समय में वली मोहम्मद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है, चैतन्य महाप्रभु का ये समकालीन था, अर्थात इसी के शासनकाल में चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, जिन्होंने पूर्वी भारत में वैष्णव आंदोलन बड़े पैमाने पर खड़ा किया है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन हुसैन के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो ये होते हैं। और इसके समय में अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में क्या होता है कि राजधानी को हम देखते हैं किस प्रकार से पांडुआ के बाद गौड़ से इकदला पहुंचाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं नुसरत शाह शासक बनता है। नुसरत शाह के समय में क्या है, बाबर ने भारत में जब आक्रमण किया है, पानीपत की लड़ाई की है, उस समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। तिरहुत के राजा कंस नारायण को इसने वध कर दिया है आक्रमण करके और तिरहुत पर अधिकार कर लिया है। मैंने पहले ही बताया था, तिरहुत माने मिथिला क्षेत्र था, प्राचीन मिथिला क्षेत्र। ये बाबर से पराजित हो जाता है, संधि करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन ये संधि करके एक उपलब्धि प्राप्त करता है, बंगाल को मुगलों के आक्रमण से बचा लेता है। बाद में हम देखते हैं कि गौड़ में इसने बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया है। जैसे मैंने बताया, छोटा सोना मस्जिद भी इम्पोर्टेंट होती है और बड़ा सोना मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। कांसी राम ने इसके समय में बांग्ला में महाभारत की रचना की है और गयासुद्दीन महमूद जो है ये सही मायने में अपने वंश का, हुसैनी वंश का अंतिम शासक होता है। शेर खां के द्वारा इसी समय में बंगाल पर अधिकार कर लिया जाता है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बंगाल में प्रांतीय शासन समाप्त हो जाता है और बंगाल केंद्रीय शासन के अंतर्गत आ जाता है। तो बंगाल के इतिहास की यहाँ समाप्ति होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस प्रांतीय शासन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आप मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।